स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है और जिस बुक पे डिस्कशन करनी है वो आपको सामने नज़र आ रही है। इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस, और पाकिस्तान में इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और हो सकता है कि आपके कुछ टीचर सिर्फ FM कह के आपसे बात करते हों, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बुक जिसको हमने डिस्कस करना है, इसमें 3 राइटर्स शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो फ्लुएंटली डिस्कशन में राइटर आता है वो गिटमैन है। यहाँ आपको वो राइटर नज़र आ रहे होंगे, लॉरेंस है, गिटमैन है और जटर है। लेकिन हम इसको आसानी के लिए ये समझते हैं ये गिटमैन का ग्लोबल एडिशन है, ये भी आपको पता चल रहा होगा। तो वो 14th एडिशन या 13th एडिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ न्यूमेरिकल्स का डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि आज का पर्टिकुलर हमारा जो टॉपिक है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वो चैप्टर 9 है। हम लोग जब इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे तो उसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, और उस न्यूमेरिकल को करने के बाद आई एम वेरी होपफुल कि आपको उस पूरे कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा और आप बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको खुद कर पाएंगे। अच्छा जी, ये चैप्टर है क्या? बेसिकली हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हाउ कैपिटल कॉस्ट इज़ टू बी कैलकुलेटेड। पहले ये समझ लेते हैं कि ये कैपिटल क्या चीज़ होती है। दो ये टॉपिक जो है बहुत जूनियर क्लासेस का है, लेकिन प्राइमरीली अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट करते हैं कि एनी अमाउंट और एनी कमोडिटी, एनी प्रोडक्ट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस इनटू द बिजनेस। जब कारोबार का मालिक कारोबार के अंदर कुछ पैसों को लगाता है या चीज़ों को लगाता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज कैपिटल। लेट्स से इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड यू नीड 1 लाख रुपीज़ एज योर कैपिटल, and you are the owner of the business and you have invested that 1 lakh rupees into the business। आप कारोबार के मालिक हैं और आपने कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपया कारोबार में लगाया। अब वो किस पर लगाया, ज़मीन ख़रीदी, दुकान ख़रीदी, मशीन ख़रीदी, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन योर बिजनेस, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे लगाने को कैपिटल बोलते हैं। लेट्स से यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ फार्मेसी फॉर एग्जांपल एंड यू हैव परचेज्ड मेडिसिन एंड इन्वेस्टेड दैट मेडिसिन इनटू द बिजनेस। तो अब जो है डायरेक्ट पैसा नहीं कारोबार में इन्वेस्ट किया गया, बल्कि मेडिसिन्स को इन्वेस्ट किया, तो मेडिसिन वुड बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल। लेट्स से आप एक बिल्डर हैं और आपने एक मशीन ख़रीदी है, मिक्सर ख़रीदा है, और उससे आप कारोबार में लगाएंगे तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। इन सिंपल थिंग, एनी अमाउंट और एनी प्रोडक्ट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस इनटू द बिजनेस इज़ कंसिडर्ड एज कैपिटल। अच्छा, अब ये जो कैपिटल है ऑब्वियसली इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप बिल्डर थे और आपने एक मशीन ख़रीदी वो भी पैसों की आएगी, या डायरेक्ट आपने कारोबार में पैसे लगा दिए और वो बाद में किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होते रहे, चाहे वो एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल होते रहे, चाहे वो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते रहे, तो है तो पैसा। अब पैसों के क्या सोर्सेज हो सकते हैं उसको हम 2 हिस्सों में ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं। जब कैपिटल आप लेते हैं, या तो आप पैसे अगर आपके पास नहीं है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज डेट फाइनेंसिंग। पहली बात मैंने क्या बोली, कारोबार का मालिक जो कारोबार में पैसे लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, या पैसे आप खुद लगाएंगे या उधार लेकर आएंगे। तो अगर आप उधार लेकर आते हैं तो उसे डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं, फाइनेंसिंग भी साथ में लिख देते हैं। और यूँ एक तरफ कैपिटल डेट फाइनेंसिंग होगा, और दूसरी बात अगर आप खुद अपने पैसे लाते हैं और किसी से उधार नहीं लेते तो दैट इज़ इक्विटी फाइनेंसिंग। ओके, डेट और इक्विटी में थोड़ा सा डिफरेंस आप साथ में समझ लें कि अगर
आपने डेट फाइनेंसिंग की है, यानी कि किसी और से पैसे लेकर आप कारोबार में लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसको पे करने पड़ेंगे, वापस हर सूरत में होंगे। और इस पर जिस बंदे ने आपको कर्ज़ा दिया है या लोन दिया है या डेट आपके ऊपर आया है, तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। नाउ प्लीज़ कंसिडर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपने डेट फाइनेंसिंग की है, किसी से पैसे आपने उधार लिए हैं, तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट अपॉन इट। तो ये दोनों चीज़ें आप मैच कीजिएगा कि जब आपने कारोबार में पैसा लगाया लेकिन कारोबार का पैसा आपने उधार लिया है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इक्विटी फाइनेंसिंग ये है कि कारोबार में लगाने वाले जो लोग हैं, कारोबार के मालिकान, वो एक भी हो सकता है, वो दो भी पार्टनर्स हो सकते हैं, वो तीन भी पार्टनर्स हो सकते हैं। और लेट्स से इफ़ इन पाकिस्तानी लॉ 7 पार्टनर्स आर लिमिटेड इन एनी पार्टनरशिप बिजनेस। अगर 7 से ज़्यादा लोग आप बिज़नेस में पैसे लगा रहे हैं, तो फॉर दैट पर्पज़ यू विल हैव टू क्रिएट अ कंपनी। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ज़्यादा लोगों से अगर आपने पैसे लिए हुए हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कंपनी। खैर, वो हमारा टॉपिक थोड़ा अलग ना हो जाए, हम वापस इस पे आते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब है कि कारोबार के जो मालिकान हैं, वो 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, उन्होंने खुद ही पैसा लगाया है और वो किसी से लोन नहीं ले रहे। तो इस सूरत में इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर इन मालिकान को देना पड़ता है। यानी कारोबार के ओनर्स जो हैं, जब कारोबार में पैसा लगाते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो ओनरशिप को मिलता है, यानी वो प्रॉफिट ओनर्स को देना पड़ता है। वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंस है इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट इज़ अ फिक्स सॉर्ट ऑफ रिटर्न ऑन डेट। दैट मीन्स इफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और बिजनेस इज अर्निंग लॉस, you will have to pay interest to the person from whom you have obtained your debt। जिससे आपने डेट लिया है उसको आपने इंटरेस्ट हर सूरत में पे करना है, चाहे आप कारोबार से मुनाफा कमा रहे हैं, चाहे आप कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ जब इक्विटी फाइनेंसिंग होती है तो उसके अंदर इफ़ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, एंड इन अदर केस इफ बिजनेस इज फेसिंग लॉस, तो इवन देन जो कारोबार के मालिक हैं दे विल हैव टू फेस लॉस एज वेल। अब दोनों बातें होपफुली आप समझ गए हैं। कैपिटल होता है जिससे कारोबार में पैसा लगाया जाए। अगर पैसा आपने उधार लेकर लगाया तो दैट इज़ कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आपने कारोबार में पैसा खुद लगाया है कारोबार के मालिकान ने या ओनर्स ने, तो यू विल हैव टू पे देम एज प्रॉफिट, एंड दोज ओनर्स विल आल्सो फेस लॉस इफ बिजनेस इज फेसिंग लॉस। तो कारोबार का जो मालिक होता है वो प्रॉफिट भी फेस करता है और लॉस भी फेस करता है। यहाँ एक चीज़ और साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इसी प्रॉफिट का नाम जो कारोबार के मालिकान ले जाते हैं, उस प्रॉफिट को आप डिविडेंड बोलते हैं। दोबारा देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप एक पार्टनर हैं तो आप, या 2 पार्टनर हैं या पार्टनरशिप बिजनेस है, तो इन दैट सेंस यू विल रिसीव प्रॉफिट और यू विल फेस लॉस। और इन केस अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी की सूरत में आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं कहा जाएगा, उसको डिविडेंड कहा जाएगा। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं तो आपको जो प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। चलें, अब नेक्स्ट हम काम करते हैं। कैपिटल वो पैसा जो कारोबार में लगाया जाता है, चाहे उधार लें तो डेट फाइनेंसिंग, अगर खुद लगाएं तो इक्विटी फाइनेंसिंग। अगर आप डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर खुद पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस फेस करेंगे, या फिर अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में आपको डिविडेंड पे करेंगे। ये जो डेट फाइनेंसिंग है, ये जस्ट दैट्स ऑल, ये सिर्फ इसका एक ही सोर्स है। चाहे आप बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे आप पर्सनल किसी से लोन ले रहे हैं, चाहे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रहे हैं, इन ऑल केसेस यू विल हैव अ सिंगल नेम एंड दैट नेम इज़ डेट फाइनेंसिंग। इन केस ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, इसके अंदर अब अलग कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर अगर तो आपने पब्लिक से पैसे लिए हुए हैं, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में आपने ऑफरिंग की, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने आपको पैसे दे दिए, एंड यू डोंट नो
इवन यू हैव नो इंट्रोडक्शन विद योर इन्वेस्टर्स। बस इन्वेस्टर आपको पता है कि दे हैव इन्वेस्टेड देयर अमाउंट इन योर बिजनेस। उस सूरत में अगर कारोबार ने लोगों से, आम पब्लिक से पैसे रिसीव किए हैं उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसे कैपिटल को या ऐसी इन्वेस्टमेंट को कॉमन कैपिटल कहते हैं, कॉमन स्टॉक कहते हैं। तो इस सूरत में दोबारा आप सुनिए ज़रा कि अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया और उस कंपनी ने आम पब्लिक से पैसे लिए तो उसको आपने कॉमन स्टॉक का नाम देना। अच्छा जी। उसके बाद अगर आपने कुछ ऐसे लोगों से पैसे लिए जिनसे आपकी टर्म्स और कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट हो गई, तो उसको आपने प्रेफर्ड स्टॉक या प्रेफर्ड कैपिटल बोलना है, इसको कॉमन स्टॉक या कॉमन कैपिटल बोलना है। तो हम चूँकि स्टॉक का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनली स्टॉक यूज़ होता है, तो हम उसको स्टॉक का नाम ही देते हैं। दो चीज़ें हो गई, एक कॉमन स्टॉक है, एक प्रेफर्ड स्टॉक है। और तीसरी बात जो आपने समझनी है, एक तीसरा वर्ड हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसको बारी बारी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉमन स्टॉक मैंने अभी जैसे आपसे डिस्कस किया, आप स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया एंड ऑर्डिनरी पब्लिक हैड इन्वेस्टेड देयर अमाउंट्स इनटू योर बिजनेस। आम पब्लिक ने, आम लोगों ने आपके पास पैसे जमा करवाए। अब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अगर कंपनी ने लॉस फेस किया तो इन कॉमन शेयर होल्डर्स को वो लॉस भी फेस करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो ये जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं ये डिविडेंड रिसीव करेंगे। आप यहाँ पर ना इसको जो मैंने कही है बात 2-3 दफ़ा सुने और अच्छी तरह से समझें कि जो कॉमन स्टॉक है, अगर कंपनी ने लॉस फेस किया तो ये कॉमन स्टॉक वाले लॉस भी फेस करेंगे, और जो डिविडेंड अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो डिविडेंड कॉमन स्टॉक वाले लोगों को, शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब ये प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, इनके साथ टर्म्स जो है कॉमन स्टॉक वालों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और ये भी हो सकता है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन केस ऑफ लॉस दीज प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स विल नॉट फेस द लॉस। कॉमन स्टॉक मैंने क्या बताया, वो लॉस भी फेस करेंगे और प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के लिए मैंने क्या बताया है कि वो टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगी। अगर लॉस हुआ तो ये भी टर्म हो सकती है कि हम ये जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं ये लॉस भी फेस नहीं करेंगे। बहरहाल थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो टर्म, इनसे पैसे लेने के लिए वो कुछ भी टर्म्स यूज़ करेंगे जो कॉमन स्टॉक से थोड़ा प्रेफरेबली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी शेयर होल्डर्स के लिए। लास्ट एक वर्ड हम और भी इसमें ऐड करें, रिटेन अर्निंग। ये कौन सा स्टॉक होता है, जो आपकी कंपनी ने खुद ही प्रॉफिट कमाया और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और कंपनी ने उस प्रॉफिट को अपने पास ही रखे छोड़ा, और नेक्स्ट टाइम ये जो आपके पास रखा हुआ पैसा था जो आपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसको दोबारा आप बिज़नेस में लगा सकते हैं। ये आपकी ऑप्शन होती है, उनको आपने रिटेन्ड अर्निंग बोलना है। अब ये सारी बात जो आपके सामने आ रही है, ये सब हम कैपिटल का हिस्सा पढ़ रहे हैं। कैपिटल में एक डेट फाइनेंसिंग थी, जो आपने लोन लिया वो एक तरफ रह गया। जो आपने लोन नहीं लिया बल्कि शेयर होल्डर से पैसा लिया या पार्टनर से पैसा लिया, और उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर आपने आम पब्लिक से पैसे लिए तो कॉमन स्टॉक, अगर आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और उनसे टर्म्स थोड़ी डिफरेंट रखी तो वो प्रेफर्ड स्टॉक है। और अपना ही कमाया हुआ प्रॉफिट अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती और अपने पास रखती है ऑप्शनली उसको दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए या अदर पर्पसेस के लिए, उसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। ओके, अब जो हमारे चैप्टर का नाम है वो, ये इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। हमारे चैप्टर का नाम एक्चुअली है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एग्जैक्टली हमारे चैप्टर का नाम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब क्या बनेगा, अगर आपने डेट फाइनेंसिंग ली तो एक बिज़नेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी क्या कॉस्ट पड़ी। अगर आपने कॉमन स्टॉक, कॉमन कैपिटल यानी कॉमन शेयर होल्डर से आपने इन्वेस्टमेंट करवाई तो वो क्या कॉस्ट पड़ेगी। अगर आपने प्रेफर्ड शेयर होल्डर से इन्वेस्टमेंट ली तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, और अगर रिटेन अर्निंग पर ही आपने री इन्वेस्टमेंट की या ऑप्शनली उसको यूज़ किया तो उस पर क्या कॉस्ट पड़ेगी। हम इस चैप्टर के अंदर इन 4 चीज़ों
की डिस्कशन करेंगे और इन पर आने वाले एक्सपेंस को उसकी बातचीत करेंगे। अच्छा, अब इसका हम फार्मूला एक दफ़ा देखते हैं, वो आपने गौर से देखना है कि हम डेट फाइनेंसिंग के ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट का फार्मूला समझने के लिए आप क्या करोगे, एक सबसे पहले टर्म यूज़ होगी इंटरेस्ट की अमाउंट की। अच्छा, ये हमने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है कि डेट फाइनेंसिंग पे इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपने ऐड करना है, और किसे ऐड करना है उसके लिए आपको दो चीज़ें समझनी है। अगर आपने किसी से लोन लिया और उसके बदले में आपने उसको कोई बॉन्ड इशू किया हुआ है, जिनको कुछ अलग तरीके से डिबेंचर्स भी बोलते हैं, तो आपने लोन किसी से लिया और इसके बदले में उसको डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू कर दिए। उस एक बॉन्ड की क्या प्राइस होगी जो उस बॉन्ड के ऊपर लिखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जो उसके ऊपर लिखी हुई है। अगर आपने वो बॉन्ड लिया, जैसे एक सिंपल बॉन्ड है और उसके ऊपर 1000 रुपया लिखा हुआ है, तो वो उसकी फेस वैल्यू होगी। इसमें से आपने सब्सट्रैक्ट करना है उसकी सेल वैल्यू को। फेस वैल्यू जो असल लिखा हुआ है, और सेल वैल्यू क्या है, अगर कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो इंस्टेड ऑफ 1000 दैट बॉन्ड कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज़ 1100, 1200, 1300। और दूसरी सूरत में अगर कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो 1000 रुपये वाला बॉन्ड जो आपने लोगों से पैसे लेकर उनको इशू किया है, वो हो सकता है 900 में भी ना सेल हो, 800 में भी ना सेल हो, यानी ओरिजिनल प्राइस से कम। तो सेल प्राइस आप क्या समझ रहे हैं, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, और इसको आपने डिवाइड करना है वो बॉन्ड कितनी देर के लिए आपने इशू किया है। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स पे आप इसको डिवाइड करेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा दोबारा देख लें, इंटरेस्ट की अमाउंट यानी कि 1000 रुपये का आपने बॉन्ड इशू किया, उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो 8%, 10%, 11%, 12%, कुछ भी हो सकता है। फेस वैल्यू जो बॉन्ड की असल प्राइस है, और सेल वैल्यू जो इस वक्त उसको सेल करें तो क्या प्राइस मिलती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और ईयर्स यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितनी देर के लिए वो बॉन्ड इशू किया गया है। ओके, ये ऊपर वाली साइड है, ये कंप्लीट है। और उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किस पे करना है, उसके लिए आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ है फेस प्राइस, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ लिखा हुआ है फेस प्राइस, तो वही फेस प्राइस आपने यहाँ लेनी है। अगर ऊपर 1000 है तो नीचे भी 1000 होगा, लेकिन अब इसको प्लस करना है सेल वैल्यू का। वो हो सकता है 900 की सेल हो रही हो या वो 1100 की सेल हो रही है, यानी कम की भी और ज़्यादा की भी। और इन दोनों को प्लस करके फार्मूला में 2 लिखना है बस आपने। ये फार्मूला के अंदर है 2, ये फिक्स्ड है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने इसको हमेशा 2 पे ही डिवाइड करना है। ओके, और फिर हमारी बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये फुल फ्लैज फार्मूला आपके पास है, तो ज़रा ध्यान से देखें। इसके अंदर हमने क्या किया, इंटरेस्ट की अमाउंट है उसमें प्लस करना है, ब्रैकेट ओपन करके फेस प्राइस ऑफ बॉन्ड, उसमें से सेल प्राइस ऑफ बॉन्ड लेस करनी है, जो आंसर आएगा नंबर ऑफ ईयर्स पर डिवाइड कर देना है, और नीचे फेस और सेल को दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। आप अब कोशिश करते हैं कि मैं इसकी एक एग्जांपल आपके दे दूं। लेट्स से 1000 का वो प्राइस बॉन्ड है, तो उस 1000 पे आप 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, 1000 की उस बॉन्ड की फेस प्राइस है, और उस फेस प्राइस पर 8% 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 1000 का 8% हमारे पास 80 रुपीज़ आ गया, वो आप यहाँ लिखेंगे। इसमें प्लस आपने करना है फेस वैल्यू को, तो वो बॉन्ड जो है वो 1000 रुपीज़ का है। आप यहाँ पर देन यू विल राइट 1000 रुपीज़, इसमें से आपने सेल प्राइस को लेस करना है। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो सेल प्राइस उसकी 800 है, तो आप 800 को यहाँ लिख देंगे और डिवाइड, लेट्स से कि वो 20 ईयर्स के लिए, तो 20 आप यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो देखा आपने, इंटरेस्ट 80 रुपीज़ है, फेस वैल्यू बॉन्ड की 1000 थी, सेल वैल्यू 800 थी, और नंबर ऑफ़ ईयर्स 20 थे।
ये आपने ऊपर वाली साइड पे लिख दिया। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसको डिवाइड करना है दो चीज़ों पर, तो वो वही 1000 ऊपर है, वही 1000 नीचे है, वही सेल प्राइस ऊपर है, वही सेल प्राइस नीचे है। तो आप नीचे क्या करेंगे, जो आपका 1000 है उसको वैसे ही, और उसमें सेल प्राइस इस दफ़ा प्लस होनी है, तो आपने सेल प्राइस 800 प्लस कर देनी है और ब्रैकेट क्लोज करके हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। इस तरह से ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने ऊपर लिखा वैसे ही आप नीचे। इसको हम आगे चलकर कैलकुलेटर पे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे इट्स वेरी सिंपल थिंग, ये 8th 9th ग्रेड के लोगों के लिए या उससे भी कम लोगों के ग्रेड के लिए ये इजी कैलकुलेशंस है, ये हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हमने एक साइड अपनी कंप्लीट कर ली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो डेट फाइनेंसिंग है उसमें हमने जो डेट फाइनेंसिंग का फार्मूला है उस फार्मूले को भी देख लिया, और उस फार्मूले में अमाउंट कैसे पुट करनी है वो भी हमने देख लिया। अच्छा, अब आप गेटमैन बुक देखेंगे या कोई भी दूसरी बुक देखेंगे तो वहाँ पर सिंबल्स हैं। वहाँ पर डायरेक्ट ये फेस वैल्यू सेल वैल्यू इस तरह से लिखना तो आपको समझने के लिए है। आप जब बुक देखेंगे तो वहाँ पर पूरे इंटरेस्ट की जगह INT लिखा होगा, और फेस वैल्यू की जगह पर सिंबल्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपने जो सिंबल यूज़ करना है वो F यूज़ कर लीजिए, और सेल वैल्यू के लिए S यूज़ कर लीजिए, और जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं उनके लिए N यूज़ कर लें याद रखने के लिए। और उसके बाद यही वाला जो फॉर्मूला है N को डिवाइड करना है, यही वाला जो फार्मूला है इसको आपने नीचे भी फेस प्लस सेल प्राइस और डिवाइडेड बाय 2। नहीं जी, ये ऐसे भी फार्मूला लिखा हो सकता है, और मैंने जानबूझकर आपको इंग्लिश में लिख कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको ये याद रहे। ये इसकी इंग्लिश और ये इसके साइंस हैं। जो साइंस में अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइंस हो सकते हैं, आप ये वाले साइंस याद रखिएगा। इन्हीं साइन को यूज़ करेंगे, कन्फ्यूजन बहुत कम होगी। और ये इंग्लिश भी याद रखिएगा, इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे होंगे। ओके जी, हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक साइड जो डेट फाइनेंसिंग की है उसका फार्मूला भी देख लिया, उसमें अमाउंट कैसे पुट करनी है वो भी हमने देख लिया, और कैलकुलेट कैसे करना है वो एक सिंपल चीज़ है। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट ये निकल कर आ जाएगी। अब आप इस तरफ आ जाइए। ये 3 थोड़ी रिलेटिवली आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास है कॉमन स्टॉक, और कॉमन स्टॉक के लिए आपने जो बात समझ में रखनी है, इस पर इंटरेस्ट नहीं पे होता, कॉमन स्टॉक के साथ डिविडेंड पे होता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, जितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है वो आप ऊपर लिखेंगे, और इसको आपने डिवाइड करना है। जितना डिविडेंड आपको मिलना है इन नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है उसको आपने अप रखना है। और जब कॉमन स्टॉक आप यूज़ करेंगे तो उससे नीचे जो है डिवाइड करने के लिए आपने यूज़ करना है सेल्स को, और ये सेल्स नेट सेल्स होंगी। अभी मैं डिस्कस करके आपको बताता हूँ ये नेट सेल और जो सिंपल सेल्स होती हैं उनमें क्या फ़र्क है। ओके, फार्मूला जो आप यूज़ कर रहे हैं कॉमन स्टॉक के लिए, ऊपर डिविडेंड है, नीचे नेट सेल्स है, और इसके अंदर आपने इस पूरे फार्मूले के बाद इसमें प्लस करना है इसका ग्रोथ रेट। ओके, इसमें प्लस करना है ग्रोथ रेट। इसको ज़रा ऐसे करके हम लिख लेते हैं, डिविडेंड जितना भी एक्सपेक्टेड है उसको आपने डिवाइड करना है नेट सेल्स पर, और जो इसका आंसर आएगा उसमें आपने प्लस करना है ग्रोथ रेट को। तो ये हमारे पास सामने फार्मूला है। आपने क्या किया, डिविडेंड और उसको डिवाइड करना है नेट सेल वैल्यू के ऊपर, और इसमें प्लस करना है ग्रोथ रेट। इसमें नेट सेल्स में और जो आम सेल्स होती हैं, अकेला वर्ड लिखा होता है सेल्स, उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, अगर कोई चीज़ बिक रही है 1000 रुपीज़ की, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं, उसका कुछ कमीशन है,
उसकी कोई कॉस्ट है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकती है। तो अगर 1000 की कोई चीज़ सेल हो रही है लेकिन उस पर कॉस्ट 50 रुपीज़ आ रही है, तो जो नेट सेल्स होगी वो ज़ाहिर है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, अगर 1000 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट है लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 50 रुपये है, तो इसका मतलब है आपको 1000 तो नहीं मिलेंगे, आप उसकी कॉस्ट को लेस करेंगे तो बाकी के जो 950 रुपीज़ हैं वो आपकी नेट सेल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जो नेट सेल्स हैं वो एक्चुअल्स जो प्राइस आप रिसीव करते हैं उसको नेट सेल्स बोलते हैं। जो टोटल प्राइस थी उसमें आपने कुछ कॉस्ट अगर पे की है तो बकाया जो रकम है वो नेट सेल्स है। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि आपने तो एक्सपेक्टेड ये रखा हुआ है डिविडेंड, जो सबसे पहली अमाउंट है डिविडेंड, ये एक्सपेक्टेड है, और फिर आपके ख्याल में जो मार्केट रेट के मुताबिक वो ग्रो कितना करेगा, कितने परसेंट, वो परसेंट आपने यहाँ पर लगानी है। इसकी भी हम एक एग्जांपल मैथमेटिकली देख लेते हैं कि अमाउंट्स कैसे पुट होंगी। जैसे आपने यहाँ पर ये फार्मूला देखा और फिर इसकी अमाउंट पुट की, इसी तरीके से यहाँ पे आपने ये फार्मूला लिखा, तो हम इसकी अमाउंट देख लेते हैं। लेट्स से कि आपने डिविडेंड पे किया है और वो एक्सपेक्टेड है 1000 रुपीज़ का शेयर था और आपने डिविडेंड 10% था लेट्स से, तो वो 100 रुपीज़ आपका डिविडेंड हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1000 रुपीज़ का एक शेयर था, 10% उसका डिविडेंड है, तो 100 रुपीज़ प्राइस आ गई डिविडेंड की एक्सपेक्टेड। अब इसको आपने डिवाइड करना है नेट सेल पे। 1000 का वो शेयर था लेकिन उसकी सेल वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट 50 रुपये वाली एग्जांपल ही सामने रखते हैं, तो 950 उसकी सेल प्राइस है। अब आपने इसको इस पे प्लस करना है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट फ़र्ज़ करें कि 6% है, 7% है, 8% है, वो जो भी परसेंटेज होगी, 8 डिवाइडेड बाय 100, अगर 8% ले रहे हैं तो 0.08 वो ग्रोथ रेट आ जाएगा। अब आपको ये बात पता चल गई कि ये डिविडेंड को नेट सेल पे डिवाइड करना है, ग्रोथ रेट उसमें प्लस करना है, यहाँ पर भी डिविडेंड को नेट सेल पे डिवाइड करना है और ग्रोथ रेट उसमें प्लस करना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जो ये प्रेफर्ड स्टॉक है इसका फार्मूला क्या है। आपने यहाँ देखा जो कॉमन स्टॉक का फार्मूला है वो डिविडेंड को नेट सेल पे डिवाइड करना है और ग्रोथ रेट उसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर जब आप प्रेफर्ड स्टॉक की बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपने डिविडेंड ही लेना है, सेम उसी तरह से यहाँ पर डिविडेंड ही लेना है और उसको आपने जैसे यहाँ पर नेट सेल्स में डिवाइड किया हुआ है इसी तरीके से आपने प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर भी नेट सेल्स पर डिवाइड करना है। ओके, फिर इधर क्या फ़र्क हुआ और इधर क्या फ़र्क हुआ ये आपने गौर करना है। अब यहाँ पर भी डिविडेंड है, यहाँ पर भी डिविडेंड है, यहाँ पर भी नेट सेल्स है, यहाँ पर भी नेट सेल्स है, तो फिर दोनों फार्मूले में एक चीज़ का डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस है ग्रोथ रेट का। इस सूरत के अंदर आपने ग्रोथ रेट को प्लस नहीं करना, दैट्स ऑल, यही फार्मूला है। इसमें आपने ग्रोथ रेट को प्लस करना है, यानी कॉमन स्टॉक के अंदर जब डिविडेंड को नेट सेल पे डिवाइड करेंगे और बाद में उसमें ग्रोथ रेट ऐड करना है। इधर भी डिविडेंड को नेट सेल पे डिवाइड करेंगे लेकिन इसमें ग्रोथ रेट ऐड नहीं होगा। अब इसको हम लिख लेते हैं इसी एग्जांपल के साथ। अगर डिविडेंड आपका 100 रुपीज़ था और जो उसकी नेट सेल्स थी वो 950 थी, यानी 1000 का 50 फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद 950 प्राइस थी, एंड दैट्स ऑल। अब देखा आपने कि जब आप कॉमन स्टॉक की बात करते हैं तो आपने ग्रोथ रेट बाद में 8% यानी 0.08 ऐड किया, और जब आपने प्रेफर्ड स्टॉक की बात करनी है तो डिविडेंड को नेट सेल्स पे डिवाइड करना है, बस, इसमें ग्रोथ रेट ऐड नहीं करना। अब इस तरफ आ जाएं, यहाँ पर भी डिविडेंड तो वही रहेगा लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो नेट सेल की बजाय ग्रॉस सेल्स पे आप इसको डिवाइड करेंगे। तो तीनों फार्मूला में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने ख्याल रखना है और उम्मीद यही है कि आप इसके बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। इधर डिविडेंड को ग्रॉस सेल में ऐड करना है, मगर इसके साथ आप याद रखें कि जब आपने डिविडेंड को डिवाइड करना है ग्रॉस सेल्स के ऊपर
बाद में जो इसका आंसर आएगा उसमें आपने प्लस करना है ग्रोथ रेट को भी। ये 3 अलग अलग फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आपको याद होंगे, तो उम्मीद यही है कि आपकी कन्फ्यूजन कभी नहीं आएगी। तो यूँ आप देखिए कि हमने 3 हिस्से भी अपने क्लियर कर लिए हैं। एक सबसे पहले हमारे पास कॉमन स्टॉक था, उसका फार्मूला हमने चेक कर लिया, डिविडेंड ओवर नेट सेल्स प्लस ग्रोथ रेट। फिर हमने प्रेफर्ड स्टॉक का फार्मूला भी साथ में देख लिया, जिसमें सिर्फ आपने डिविडेंड को नेट सेल पे डिवाइड करना है, इसमें ग्रोथ रेट ऐड नहीं करना। और तीसरा आपने रिटेन्ड अर्निंग को भी देख लिया, इसमें आपने डिविडेंड को ग्रॉस सेल्स पे डिवाइड करना है और ग्रोथ रेट ऐड करना है। और पहले फार्मूले में डिविडेंड को नेट सेल पे डिवाइड करना है और ग्रोथ रेट ऐड करना है, ये इसका डिफरेंस है। और इसमें क्या करना है, सिर्फ आपने डिविडेंड को नेट सेल्स पे डिवाइड करना है और ग्रोथ रेट ऐड नहीं करना। आप यहाँ पे रह के इसका स्क्रीनशॉट लें इस और कुछ देर के लिए उसको रिपीट करें, बार बार इन फार्मूलाज को रिपीट करें, तो आपके पास एक अच्छी मेमोरी क्रिएट होनी चाहिए। कॉमन स्टॉक का क्या फार्मूला है और रिटेन अर्निंग का क्या फार्मूला है और प्रेफर्ड स्टॉक का क्या फार्मूला है, उसको ध्यान से आप याद कर लीजिए। ये पूरा का पूरा चैप्टर है जिसकी हमने डिस्कशन कर ली है थ्योरी वाइज, यानी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें हमने सबसे पहले कैपिटल देखा, और कैपिटल 2 तरह के, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का फार्मूला देख लिया। इक्विटी फाइनेंसिंग में 3 चीज़ें, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स। कॉमन स्टॉक के अंदर हमने फार्मूला देख लिया, डिविडेंड को नेट सेल्स पे डिवाइड करके ग्रोथ रेट। प्रेफर्ड स्टॉक में सिर्फ डिविडेंड को नेट सेल्स पे डिवाइड करना है। रिटेन अर्निंग में डिविडेंड को ग्रॉस सेल्स पे डिवाइड करके ग्रोथ रेट को ऐड करना है। ग्रॉस सेल्स में और नेट सेल्स में क्या फ़र्क है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको आंसर आना चाहिए। नेट सेल्स वो है जिसमें आप असल प्राइस में से कॉस्ट लेस करते हैं। लेट्स से ओरिजिनल प्राइस वाज ₹1000, फ्लोटेशन कॉस्ट वाज ₹50, तो जो आपके पास नेट सेल्स आई वो 950। लेकिन जब ग्रॉस सेल्स की बात होगी तो फिर आप क्या बोलेंगे, जो 1000 है वही उस ग्रॉस सेल्स है, क्योंकि वो आपने उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट और किसी किस्म का भी डिस्काउंट लेस नहीं करना, तो वो ग्रॉस सेल्स कहलाएगी। ग्रोथ रेट आपकी बुक के अंदर गिवन होगा। ओके जी, उम्मीद यही है कि आपने इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपके पास नेक्स्ट वीडियो दोबारा आएगी जिसमें हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी इसकी सॉल्व करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ें, सॉल्व करें, अच्छी तरह से पढ़ें, इन फार्मूलाज को याद करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक न्यूमेरिकल लेकर उसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताइएगा अगर आपको इसमें से कोई चीज़ फॉलो अप नहीं हो रही तो वो भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, और प्लस जो इसके बारे में डिस्कशंस हैं उनको भी, और कोई न्यूमेरिकल के बारे में जो डिस्कशन होगी वो भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये भी प्लीज़ बताइए कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं किस शहर से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। ओके।